नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है आप सभी का। तो आज से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और टेस्ट सीरीज को लेकर जो भी जानकारी चाहिए थी वो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग, उसमें सारी जानकारी दे दी है। अभी तक भी बहुत से अभ्यर्थी जो नए हैं, जो जानना चाहते हैं, तो वो मुझे कॉल या मैसेज करने की बजाय वो कल जो वीडियो अपलोड किया है टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग नाम से, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बार बार मुझे कॉल मैसेज करते हैं और मैं पूछता हूं कि आपने वीडियो देखा, बोला सर वीडियो तो नहीं देखा। तो पहले वीडियो देखें। और एक दूसरी चीज़ और बता देता हूं, मैं हर क्लास में बोलता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया, ताकि कोई भी सूचना हो वो वहीं पर आपको मिल जाए। तो आप में से बहुत से साथी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, वहां पर सूचना डालते हैं, उसी के लिए मैसेज करते हैं, उसी के लिए कॉल करते हैं। तो एक ही चीज़ के लिए अगर 4-4 बार आप मुझे कॉल्स करोगे तो मैं ये क्लासेस कब तैयार करूंगा? मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो आप लोग? नहीं दे सकते। तो ये जो मैंने मोबाइल जो कॉल्स के लिए जो मोबाइल ऑन कर रखा है ना, ये नंबर जिस पे आप मुझसे बात कर सकते हो, ये मैंने इसलिए ऑन कर रखे हैं ताकि किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो मैसेज करे कि सर भाई बात करनी है आपसे, तो बात करें। अगर आप इस तरह से अनावश्यक कॉल करोगे, जो चीज़ मैंने 50 बार बता दी उसी के लिए मुझे वापस कॉल करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मुझे मोबाइल नंबर बंद करने पड़ेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम रखना पड़ेगा। तो आप ऐसी सिचुएशन ना लाएं। कोशिश करें कि जो टेलीग्राम पे सूचना, स्टेटस पे सूचना, व्हाट्सएप पे सूचना, वो वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं उसे आप देखें, है ना। और हर क्लास में जब मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज भी बताऊंगा, उसी चीज को बार बार पूछना किस तरह से। मैंने आप अभी बताऊंगा, मैं आपको कुछ नोट्स के बारे में 2-4 क्वेश्चन आपके रह गए थे वो भी बता दूंगा। चलिए, तो हम कर रहे थे उपन्यास। ये उपन्यास असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट सेट, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, पंजाब मास्टर कैडर, सभी के लिए ऑल इंडिया स्तर पर अगर कोई भी टीचर्स की वैकेंसी होगी तो ये क्लासेस उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। ये मैं नहीं कहता, ये पिछले 2-3 महीनों की मेहनत कह रही है कि मतलब राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छी चीज़ है। आइए, आज हम उपन्यास करेंगे, वही अपना अंदाज वही रहेगा ट्रिक्स के द्वारा। तो आप देख सकते हैं क्या है ट्रिक्स, कि उदय शंकर भट्ट ने कहा, क्या कहा था उदय शंकर भट्ट ने? उदय शंकर भट्ट ने कहा कि लोक परलोक के नए मोड़ पर सागर, लहरें और मनुष्य एक नीड़ दो पंछी जैसे लगते हैं। भाई उदय शंकर भट्ट कहते हैं कि लोक परलोक के नए मोड़ पर, जो लोक और परलोक का नया मोड़ है, उस नए मोड़ पर सागर, लहरें और मनुष्य एक नीड़ के दो पंछी जैसे लगते हैं। एक नीड़ दो पंछी जैसे लगते हैं। यह बात कौन कहता है? उदय शंकर भट्ट। तो उदय शंकर भट्ट का लोक परलोक, नए मोड़, सागर, लहरें, मनुष्य, एक नीड़ दो पंछी, ये 4 जो उपन्यास हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। अब अगर हमें जानना हो कि किस उपन्यास में सर क्या कोई विशेष बात भी है क्या, तो बिल्कुल है। जैसे बात करते हैं इसकी, इसे कुछ विद्वान जो है, कुछ विद्वान इसे आंचलिक उपन्यास मानते हैं। क्या मानते हैं? आंचलिक उपन्यास मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोक प्रलोक जो है, इसमें ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता, भाई जैसे अपना जो ग्रामीण जीवन है ना, इस ग्रामीण जीवन पर बढ़ती आधुनिक सभ्यता, भाई आधुनिक सभ्यता है, उसका, आधुनिक सभ्यता का प्रभाव, धीरे धीरे जो आधुनिक सभ्यता वो हमारे गांवों पर हावी हो रही है, उसके परिणाम क्या है? उसके परिणाम तो दुष्परिणाम ही है, अच्छे परिणाम हो ही नहीं सकते। कोई सोचे कि नहीं नहीं इस गांव का विकास हो रहा है, मैं तो मानता हूं वो दुष्परिणाम ही है। गांव की संस्कृति बहुत अलग संस्कृति होती है, बहुत पवित्र संस्कृति होती है। गांव में जैसे अपने बास बोलते हैं कि ये हमारा बास है, जैसे भीलवाड़ा साइड बाड़िया बोलते हैं कि ये ओडो का बाड़िया, हदुओं का बाड़िया, क्योंकि मैं वहां रह के आया हूं, है ना। तो इसी तरह से कहीं पे अलग अलग होते हैं। तो वो जो बास होता है, जो कॉलोनी, जैसे सिटी में कॉलोनी बोलते हैं, वो एक तरह का परिवार होता है पूरा। बच्चे खेलते हुए कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी इस तरह का भेदभाव नहीं होता कि नहीं तू तेरे घर जा। सिटीज़ में क्या होता है? सिटीज़ में यही होता है कि बस अपने अपने घर में रहे, उसके उसके घर में रहे, वो यहाँ नहीं आए, ये वो वहाँ नहीं जाए।
तो ये जो इतनी घटिया जो सोच है वो सिटी की हो सकती है, गाँवों की कभी नहीं हो सकती। मैं सिटी में रहता हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह की सोच सिटी में होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गाँव की संस्कृति बहुत पवित्र, बहुत अच्छी संस्कृति है। हिंदुस्तान इसीलिए सबका, पूरे विश्व में सबका, सब देशों का सिरमौर बना हुआ है, क्योंकि वो आज भी 70% गाँवों में बसता है। उदय शंकर भट्ट ने कहा, लोक परलोक के नए मोड़ पर नए सागर, लहरें और मनुष्य एक नीड़ दो पंछी जैसे हैं। लोक परलोक उपन्यास जो है वो ग्रामीण जीवन पर जो आधुनिक सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर लिखा गया है, जबकि सागर लहरें मनुष्य जो है आंचलिक उपन्यास को लेकर लिखा गया है ना। इसके अलावा इनका एक उपन्यास मैं आपको और भी बता सकता हूं, जैसे इनका एक उपन्यास है शेष अशेष। क्या उपन्यास है? शेष अशेष, है ना। तो शेष अशेष में क्या है कि जो साधु सन्यासियों द्वारा जो पाखंड किए जाते हैं, जिससे जो वास्तविक साधु होते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं, वो और बदनाम होते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार चाहे स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी वर्ग हो, कोई भी, अगर मान लो किसी एक ने अगर मान लो कोई गलत कार्य कर दिया तो फिर क्या होता है, पूरी सोसाइटी बदनाम हो जाती है। तो वही साधु संतों के पाखंड, कुछ साधु संतों के पाखंडों के कारण जो है, जो वास्तविक, जो एकदम देवतुल्य साधु संत होते हैं, उनको भी जो है वो बदनामी झेलनी पड़ती है। तो उसका वर्णन शेष अशेष में किया गया है। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए लिखा रहा हूं, जैसे आप बोलोगे सर, आज भी फोन आया सर, नोट्स के अंदर आपने कम मैटर दे रखा है कहानी उपन्यास में, बाकी तो सब में पूरा है, सिर्फ कहानी और उपन्यास दो विधाओं में कम मैटर है, क्योंकि इनका अंत नहीं है, बहुत है, अति है ना। तो सर आप ये एक्स्ट्रा करवा रहे हो। ये देखो, मैं साथ में नेट सेट को भी ध्यान में रखकर लेकर चल रहा हूं, तो मुझे नेट सेट को भी ध्यान में रखकर चल, नोट्स जो है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग तैयार किए हुए हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट है। ये तो आप पढ़ोगे ना एक्स्ट्रा, तो आपके लिए फायदा है, तो ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। उपन्यास के बाद जो भी विधाएं आएगी उसमें आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ऐड करूंगा, लेकिन बहुत नाम मात्र लिखना पड़ेगा। चलिए उपेंद्रनाथ अश्क की बात कर लेते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क गिरती दीवारों की गर्म राख में बड़ी बड़ी आंखें लेकर सितारों का खेल खेलते थे। बताओ, इनका भी एक अलग अंदाज था कि दीवारें जहां गिर रही थी, क्या गिर रही थी? दीवारें। तो गिरती दीवारों की गर्म राख में, अब दीवारें गिरी, गिरते ही वो जल गई, जलने से निकली गर्म राख, तो गिरती दीवारों की गर्म राख में बड़ी बड़ी आंखें लेकर सितारों का खेल खेलते थे उपेंद्रनाथ अश्क। ये नाम से ही अश्क है, यानी रोदने वाले, अश्क यानी आंसू, नाम से ही अश्क बहाते हैं, बाकी ये वास्तविक में बहुत वीर आदमी है। गिरती दीवारों की गर्म राख में बड़ी बड़ी आंखें लेकर, जैसे दीवारें गिरती हुई देखी, गिरती हुई दीवारों पर गर्म राख, है ना, गर्म राख में बड़ी बड़ी आंखें फट गई, ओहो दीवार गिर गई। तो जैसे अचानक से कोई कार्य होता है, आंखें बड़ी हो जाती है, तो गिरती दीवारों की गर्म राख में बड़ी बड़ी आंखें लेकर सितारों का खेल खेलते थे। कौन? उपेंद्रनाथ अश्क। अब ये जो बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इसे सुमित्रा नंदन पंत ने, इसे गीति उपन्यास कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत ने इसे गीति उपन्यास कहा है। क्या कहा है? इसे गीति उपन्यास कहकर पुकारा है। इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा है? गीति उपन्यास कहकर पुकारा है। ठीक है, अब बात करेंगे अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, नाचो बहुत गोपाल, मानस का हंस और खंजन नयन। इससे आप समझ गए होंगे कि उपन्यासों में एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर मैं किसी के आगे इंपॉर्टेंट लिखता हूं तो यकीनन मान लेना कि वो इंपॉर्टेंट ही है। तो अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है महाकाल। इनकी ट्रिक नहीं बना रखी है। महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, नाचो बहुत गोपाल, मानस का हंस और खंजन नयन। अब ये जो महाकाल है, इसमें क्या है? तो इसमें है बंगाल के अकाल का वर्णन। बंगाल का अकाल, ये महाकाल, ये महाकाल कौन सा है? ये बंगाल का अकाल ही महाकाल है। तो अब आपको पता रहेगा, हाँ महाकाल में तो बंगाल के अकाल का वर्णन है, जिसमें अमृतलाल नागर ने लिखा था। बूंद और समुद्र में क्या है? आपको देखते ही पता लग गया। बूंद यानी एक व्यक्ति, और समुद्र यानी ये संसार, ये समाज, है ना। तो कह सकते हैं बूंद और सागर का मतलब हो सकता है व्यक्ति और समाज का रिश्ता। तो एक व्यक्ति और समाज, एक व्यक्ति और समाज में जो अंतर संबंध होते हैं, उन्हीं का वर्णन है इसमें। क्या है? उन्हीं का वर्णन किया गया। व्यक्ति और समाज के बीच जो संबंध होते हैं वो खट्टे मीठे संबंध होते हैं,
उन्हीं का वर्णन है। बूंद और समुद्र में, महाकाल में बंगाल का अकाल का वर्णन है। क्या है? महाकाल में बंगाल का अकाल का वर्णन है। ठीक है, एक सेकंड। जी, थोड़ा सा आवाज चेक करना था। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो महाकाल में आवाज आ रही है ना क्लियर? अब देखो, अगर नहीं, मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आ रही है, बाद में अगर नहीं भी आई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे आ रही है। महाकाल में बंगाल का अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र में व्यक्ति और समाज के मध्य अंतर संबंधों का वर्णन है। जब बात आएगी सुहाग के नुपुर, कि भाई सुहाग के नुपुर में क्या है, तो ऐसा कुछ देखने को विशेष नहीं मिलता कि सुहाग के नुपुर में क्या है। नाचो बहुत गोपाल, इसमें कुछ आपको देखो, पहले तो इसको बता दूं, मानस का अंश जो है ये तुलसीदास को लेकर लिखा। तुलसीदास यानी मानस पर, रामचरितमानस तुलसीदास को लेकर लिखा गया। खंजन नयन जो है वो सूरदास को लेकर लिखा गया है। अब बात आता है नाचो बहुत गोपाल। ये भी अपने आप में इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। कौन सा? नाचो बहुत गोपाल। भाई सुहाग के नुपुर में तो शायद मेरे ख्याल से एक कोई तमिल महाकाव्य है, उस कथा का एक तरह से अनुवाद टाइप है ये सुहाग के नुपुर तो। ठीक है, लेकिन खैर अपने इसमें कुछ ऐसा मैंने पढ़ा नहीं स्पेशल जो आपको बताने लायक हो। ठीक है, और नाचो बहुत गोपाल है, इसके बारे में ध्यान रखना, ये इनका सबसे प्रसिद्ध और बहुत बढ़िया उपन्यास माना जाता है। और एग्जाम में अगर ज्यादा पूछा जाता है ना कोई, तो वो यही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें नाचो, एक मानस के हंस में 3 पात्र हैं, मतलब चंपो, सुहाइन और विधवा राजकुमारी। ये मतलब तीनों ही क्या करती है, तुलसीदास के प्रति है ना प्रणय भाव रखती है। उसको लेकर लिखा गया है कि तुलसीदास अपने लक्ष्य के प्रति और अपने धर्म के प्रति कितने अडिग थे। उनका जो है मतलब एक बहुत अच्छी छवि प्रस्तुत की है मानस के हंस में। खंजन ने सूरदास को लेकर लिखा गया है। इसमें कुछ खास बात नहीं नजर आती है। ठीक है, और इसके बारे में आपको बता दूं, ये इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। अब बात आती है सर प्रसिद्ध है क्यों, इसका सब्जेक्ट क्या है, वो तो बताओ। आप सब्जेक्ट बताओगे तो हमें याद रहेगा। तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है इसका, दलित विमर्श, यानी दलितों को लेकर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें यूं मान लीजिए पूरा दलित समाज पर केंद्रित है। और इसका जो मतलब एक पात्र है, निर्गुणिया के ब्राह्मण युवती से मेहतर समाज में जाने की कथा है। मतलब किस प्रकार से एक व्यक्ति जो उच्च से मतलब एकदम मेहतर समाज जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें चला जाता है। वो ऐसा तो कुछ उसके साथ घटित हुआ होगा जिसके कारण उसका मन फट गया। तो इस तरह की कथा है ना। तो दलित समाज को केंद्र में लिखी गई एक कथा मानी जाती है। ठीक है, बाकी और भी बहुत से उपन्यास लिखे हुए होंगे। एक करवट लिखा हुआ है, लखनऊ के संस्कृति का वर्णन करते हुए, कोई काम का नहीं है। ये ऐसे उपन्यास मैंने आपको बताए, महाकाल, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, नाचो बहुत गोपाल, मानस कांस खंजन, ये ऐसे उपन्यास है जो नेट में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं इनमें से। तो उपन्यासों में अगर मुझे इन तीनों में से अगर कोई कहे ना कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं अमृतलाल नागर को इंपॉर्टेंट मानूंगा। ठीक है, आइए आगे। भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पांव सब ही नचावत राम गोसाई। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती चरण वर्मा। इसके अलावा इनका एक उपन्यास, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है पतन। बाकी ये तो है ही, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पांव सब ही नचावत राम गोसाई। पतन सबसे इंपॉर्टेंट, पहले बात करते हैं पतन की। इसमें अपराध और बलात्कार संबंधी घटनाओं का उल्लेख किया गया। पतन कि किस प्रकार से जब अपराध और बलात्कार संबंधी, है ना, बलात्कार संबंधी जो घटनाएं हैं, अगर उन पे अंकुश नहीं लगाया जाता है, उन पे अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि समाज अपने पतन की ओर अग्रसर होता है। जैसा अभी एक लेटेस्ट कांड दिल्ली में हुआ, आपने देखा होगा किस प्रकार से मतलब समाज, मतलब एक, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि एक समय था
जब इस धरती पर जानवर बहुत हुआ करते थे, जैसे भेड़िए, डायनासोर। हम डायनासोर हुए थे कि नहीं हुए थे, हमने पिक्चरें देखी है। भेड़िए हैं, जंगली भेड़िए, और इनका क्या होता था, ये मतलब जो शाकाहारी जानवर होते थे उनका मांस नोच नोच कर खाते थे। क्या करते थे? मांस नोच नोच कर खाते थे, यानी इनमें दया करुणा जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। आज ऐसा लगता है वो जानवर संसार से धीरे धीरे कम हो गए और वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर आ गए। अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रवृत्ति वही भेड़ियों वाली है और वो नोच रहे हैं। अभी आज की घटना, मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, उसमें शायद पत्रिका का ट्वीट था, उसमें पाली के अंदर कोई है जिसने एक बुढ़िया को पहले मार कर उसके मांस को नोच नोच कर खाया। तो इनको जब पढ़ते हैं ना तो सिहर उड़ते हैं कि कितना गंदगी की ओर हमारा समाज जो है वो जा रहा है। तो यही इसमें बताया गया है कि अपराध और बलात्कार संबंधी घटनाओं, है ना, इनका उल्लेख किया गया है कि इनको अगर सही समय पर रोका नहीं जाए और समाज जागरूक नहीं हो। उस घटना में ये देखने को मिलता है कि आसपास से लोग निकल रहे थे और वो उसको मार रहा था। ये बहुत पीड़ादायक चीज़ थी कि लोग क्या कहेंगे। स्टेटस भी मैंने एक लगाया था, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ स्टेटस लगा सकते हैं। हमारी इतनी ही औकात है, हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं। मैं अपने आप को भी आपके साथ रखकर कह रहा हूं, है ना। आसपास से लोग निकल रहे हैं और आश्चर्य की बात है, ये जो राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति है ना दोस्तों, इसे बचाए रखना। बस ये हमारे अभी तक भी संस्कृति ग्रामीण है और बहुत अच्छी संस्कृति है। हम एक किसी का कांटा भी चुभ जाए तो पूरा परिवार दौड़ पड़ता है। हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया है, अच्छी संस्कृति है। चलिए, अपने वो बात है कि क्या कर सकते हैं। चलिए, भूले बिसरे चित्र, पतन में अपराध और बलात्कार संबंधी घटनाओं का ये भगवती चरण वर्मा का है। अब देखिए, जब जिस समाज में माँ भगवती की इज्जत नहीं होगी, जब स्त्री यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जिस समाज में स्त्री की भगवती की इज्जत नहीं होगी, उसका सम्मान नहीं होगा, उस समाज का पतन तो निश्चित है। आपको याद रहेगा कि भगवती के चरणों में अगर आप नहीं जाओगे तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि आप फिर इस गंदगी की ओर जाओगे। बात करेंगे भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ता। ये बहुत अच्छा उपन्यास है, क्योंकि इससे संबंधित मैं आपको आगे एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। एक लेखक और आएंगे जिन्होंने एक उपन्यास और लिखा है, वो उपन्यास इससे मिलता जुलता है। तो बात करेंगे हम। वैसे तो देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भूले बिसरे पतन हो गया ना भगवती चरण वर्मा का। इसके बाद चित्रलेखा इनका है क्या? चित्रलेखा तो इनका थोड़ी है, चित्रलेखा इन्हीं का तो है, नहीं लिखा हुआ है। एक इनका उपन्यास है चित्रलेखा। क्या उपन्यास है? ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पांव, सबही नचावत राम गोसाई और पतन। चित्रलेखा में पाप एवं पुण्य, ये जो चित्रलेखा उपन्यास है, इसमें पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया गया है कि भाई आखिर आप जिसे पाप और जो है पुण्य है, इसके नैतिक प्रश्न उठाए कि कौन से पाप हैं और कौन से पुण्य। आप इनका एनालिसिस कैसा करोगे कि भाई ये पाप है, ये पुण्य है। कुल मिलाकर जो अपने लिए सही चीज है, चाहे वो पाप ही क्यों ना हो, उसे तो हम पाप मानते नहीं है। अपने लिए अगर थोड़ी सी बुरी चीज हो गई, उसे हम क्या मानेंगे? पाप मानेंगे। तो ये चित्रलेखा उपन्यास भी जो है इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। इसके अलावा टेढ़े मेढ़े रास्ते में क्या है? इसका नाम ही देखिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसमें क्या है? एक ही परिवार के, एक परिवार की दो पीढ़ियों, एक परिवार है जिसकी दो पीढ़ियों के मध्य जो अंतराल है, मतलब उनकी सोच कभी मिलेगी नहीं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, कोई इस रास्ते चलेगा, कोई उस रास्ते चलेगा, ये बताया गया है ना। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बताया गया कि एक तरफ एक गांधीवाद की ओर जाता है, एक साम्यवाद की ओर जाता है और एक आतंकवाद की ओर जाता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। चित्रलेखा भी प्रसिद्ध उपन्यास है, पतन भी। तो मैंने जो यहाँ लिखा है, तो ऑब्वियसली मैंने वो सोच समझ के लिखा है कि जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैंने वही आपको यहाँ पढ़ाने का प्रयास किया है। बात करते हैं अपने सबही नचावत राम गोसाई, इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप यूं मान लीजिए कि समाज में जो भ्रष्टाचार में जीवन है, ये है ना सबही नचावत। तो इसमें आप इसको पूरा विषय तो क्या बताऊं मैं, बहुत बड़ा है। समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ये सबही नचावत राम गोसाई लिखा गया है। जबकि जो अभी हमने पढ़ा था नाच्यो बहुत गोपाल, ये दलित विमर्श को लेकर, दलित समाज को केंद्रित में लिखकर लिखा गया है। छके पांव में ऐसा कुछ नहीं है। भूले बिसरे चित्र जो है, इसमें भी शायद ऐसा कोई विशेष तो नहीं पड़ा, ठीक है।
इसमें ये मान लो, इसमें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर लिखा गया उपन्यास है, मतलब एक राजनीतिक उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र, जो यूं कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेकर और हमें स्वतंत्रता मिलने तक जो हमारे, और थोड़े बाद तक मतलब समाज की जो स्थिति रही है कि भाई हमारी खुद की पार्टी स्थापित हो गई, फिर भी हमारे समाज की स्थिति में सुधार कितना आया कितना नहीं आया, उसको लेकर एक मतलब विश्लेषणात्मक उपन्यास जो है ये भूले बिसरे चित्र है ना। तो भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पांव, सभी नचावत, राम गोसाई और पतन, ये इनके उपन्यास हैं। बात करेंगे विष्णु प्रभाकर, जिनका उपन्यास है अर्धनारीश्वर। कौन सा उपन्यास है? अर्धनारीश्वर। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यासों में से शामिल होता है, लेकिन खैर आप इसमें यूं मान सकते हैं इस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस पर? विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर पर, है ना। अब बात करेंगे तमस की। किसकी बात करेंगे? तमस उपन्यास जो है, तमस उपन्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यासों में से एक है। हालांकि ये हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था भीष्म सानी, लेकिन हमने पहले नहीं पढ़ा, फिर भी कोई बात नहीं। तमस आपको पता है कि कहीं ना कहीं किसको लेकर लिखा गया है? क्या भारत पाकिस्तान की त्रासदी को लेकर लिखा गया? नहीं लिखा। तमस भाग्यरेखा वसंती, ये भाग्यरेखा भी इंपॉर्टेंट है। भाग्यरेखा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाग्यरेखा तो है भीष्म सानी का, जबकि चित्ररेखा जो है, कौन सा? चित्ररेखा है भगवती चरण वर्मा का। इसलिए आप इसको क्या मान सकते हो? इंपॉर्टेंट उपन्यास में मान सकते हो, ठीक है ना। और वसंती है, तमस है। तमस भारत पाकिस्तान को लेकर लिखा गया है, जहां तक आपको याद होगा, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। और मोस्टली जो 1947 में जो पंजाब में जो सिख मारे गए और मतलब किस प्रकार से जो नरसंहार हुआ तमस में, वो बताया गया। भयंकर सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है ये, है ना। और यह साथ में ये बताया जाता है कि इसमें मतलब जो सांप्रदायिक दंगों का जैसा चित्रण है ना, वो चित्रण बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्र माना जाता है तमस में, ठीक है। भाग्यरेखा चित्ररेखा में कंफ्यूज मत हो जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वसंती में यूं मान लीजिए दिल्ली में रहने वाले जो राजस्थान के अप्रवासी है ना, उनको लेकर लिखा गया, कोई खास बात नहीं है। 3 उपन्यासों का नाम याद रखना, विष्णु प्रभाकर को याद रखना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी 2 सेकंड के लिए, जिन्होंने अभी तक भी ये नहीं समझा है कि भाई हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कल की टेस्ट से जरूर देखें। मैं आपको 1-2-3 चीजें जो पूछी गई बच्चों ने बाद में, पहली बात, इसमें जो नोट्स मिलेंगे उनका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। ये जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है सबसे बेस्ट है और ज्यादातर इसी की डिमांड आ रही है। इससे आप बिल्कुल नोट्स मिलेंगे, प्रिंट निकलवा सकते हो। इसमें जो ऑनलाइन जो टेस्ट होंगे उनका प्रिंट नहीं निकलेगा, तो सर आपने कहा था ना, मैंने कहा था, यहीं पर लिखा था पिछले वीडियो में भी, जो YouTube पर जो प्रश्नोत्तरी करवाएंगे, जैसे पिछली बार मैंने प्रश्नोत्तरी करवाई, उस प्रश्नोत्तरी में चाहे जितने भी पेपर हो उसकी PDF आपको मिलेगी। कहां पर? इसी कोर्स में। इसमें चाहे जिसने जो ये लिया है चाहे ये लिया है, उनमें आपको मिलेगी। समझ गए बात? और मैं फिर कह रहा हूं, वैकेंसीज आएगी ना, तो वैकेंसीज एक साथ आएंगी सारी की सारी, मतलब एक के बाद एक वैकेंसी आएगी। जिससे पिछले साल आई थी ना, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड संस्कृत विभाग, इसी तरह से वैकेंसी आएगी, SI रीट सब कुछ आएगी। उस वक्त फिर आपका मन करेगा ये लूं, अरे मैंने ये ले लिया, मुझे तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी थी, मैंने ये ले लिया, मुझे तो ये लेनी थी। इसीलिए कह रहा हूं कि आप इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2024 तो है ही, अभी तक तो 23 ही नहीं आया, दिसंबर 2024। लेकिन साथ में मैंने ये बोला है टिल एग्जाम, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते इसकी वैलिडिटी बढ़ती रहेगी। मस्त रहो तुम लोग, ये आप ले लोगे तो उसके बाद इनकी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब जो केवल व्याकरण की लेना चाहते हैं, चाहे LDC हो चाहे PSI हो, उनके लिए केवल व्याकरण की है,
समझ गए? ये केवल व्याकरण की है, इसमें दूसरी चीज नहीं है। तो ये व्याकरण के लिए नहीं, वो केवल यही लें। लेकिन जो सेकंड ग्रेड के कर रहे हैं इसमें व्याकरण, साहित्य, काव्य सारा आएगा। फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं उसमें स्नातकोत्तर पाठ, मनोविज्ञान वगैरह सारा आएगा। ये ले लोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी इसमें। समझ गए? मिलेगी कहां पे? हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी। नोट्स की प्रिंट आउट निकलेगी। टेस्ट का समय मैंने बता दिया था, शाम 4 बजे है। कल भी बताया था लेकिन ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे लेना। टेस्ट जब भी जो डेट होगी उसमें शाम को 4 बजे अपलोड होगा। और 4 बजे भी मान लो अगर आपको नहीं शो होता, कई बार थोड़ा सा टेक्निकल के कारण थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 5 बजे से पहले पहले मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए बात? आप तो 4 से 5 के बीच में टेस्ट अपलोड। 5 बजे अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे 4 बजे नहीं, मुझे 5 बजे देना है टेस्ट। 1 घंटा स्पेयर रखो ताकि आपको ऐसा नहीं हो 4 बजे तैयार होकर बैठे, टेस्ट आने में देरी होगी। आप अपना टाइम रखो 5। चलो 5 मत रखो, नाइट फ्री पड़ी है। सारे जो बहनें हैं घर का काम निपटा नुपटू के एकदम बढ़िया, एकदम मुंह हाथ धो के फ्रेश होके चाय पी के, हाँ चाय जरूर पी लेना क्योंकि थोड़ा चुस्ती चाहिए। टेस्ट शानदार होने वाले हैं। ये टेस्ट आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं नहीं कहता, पहला टेस्ट आज हुआ है ना, फीडबैक आप खुद दे देना। मैं सरल कठिन पे ध्यान नहीं देता, मैं ये देखता हूं ये प्रश्न आने लायक है या नहीं है। तो चाय पी के बढ़िया तरीके से बैठना और पेपर हल करना। कैसे हल करता है वो मैंने कल पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और इसमें चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे पंजाब मास्टर कैडर हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस, ये आप लोग आराम से टेस्ट देंगे। इसमें लिखा हुआ 50 है, 150 प्लस टेस्ट आएंगे। एसआई भर्ती हो, रीट भर्ती हो, ये एक ऐसा कोर्स है जो सब पे पानी फेर देगा, यूं मान लो। बड़े बड़े कोर्सेज पे कैसे? अच्छा, इसमें मैंने कहा कि जो क्लासेज है वो मेरे पे डिपेंड है, मैं 10 डालूं 100 डालूं, क्योंकि मैं क्लासेज यूट्यूब पे करवा रहा हूं, तो वो मेरे पे डिपेंड है मैं कितनी डालूं। वो अबाउंडिंग है ही नहीं। मैं पहले से हर वीडियो में बोलता हूं कि वो मेरे पे पड़ी है, मैं डाल दूंगा। नहीं डाली मान लो तो भी आप नहीं कह सकते, हो सकता है मैं लास्ट में डालूं। ये मेरे पे है, क्लासेज इसमें डालना मेरे पे है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है और मुझ पर विश्वास है ना, बस बात टेंशन मत लो, फिर आप आराम से लो, बार बार पैसा नहीं लगेंगे। फिर भी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी में ये ले लेते हैं व्याकरण की, फिर पता चला अरे मुझे सेकंड ग्रेड की लेनी, ये भी ले ली। फिर मैं बताता हूं तो कहते हैं सर मुझे तो कॉम्बो लेना था, मैंने तो ये 2 ले ली, अब छूट दे दो। तो फिर मैं बाद में कोई छूट नहीं मिलेगी। मैं एक क्लियर बात बता देना चाहता हूं, बाद में कोई छूट नहीं मिलेगी। और जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने पीछे छूट दी थी। अब पुराने स्टूडेंट्स हों चाहे कोई से भी हों, जो भी है चार्ज यही है इस नाम मात्र, क्योंकि इतने बंदे काम कर रहे हैं, डेली काम करवाना पड़ता है, तो फिर मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सारा कुछ कर सकूं, है ना। ऐप का चार्ज है, बहुत माथापड़ी होती है। बढ़िया टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फायदा उठा सकते हो तो उठा लो। सर ये टेस्ट हम बाद में भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो, बाद में आप इसको जब चाहे दे सकते हो। मैंने इसमें 4-4, 5-5 अटेम्प्ट डाल रखे हैं, फुल अटेम्प्ट नहीं है, ध्यान रखना। और टेस्ट ओपन होने के बाद देना ही पड़ेगा। फुल अटेम्प्ट नहीं है कि आप 50 बार दो, 100 बार दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये पहले क्लियर कर देता हूं। 5, 7, 8, 10 मैं कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है। ना तो कोई अनलिमिटेड करता है ना कोई बात। फिर बच्चे करते क्या है, मैंने तो दे लिए देख सारे एक बार टेस्ट, अब ये तू ऐप और आईडी तू ले ले, तू ट्राई कर ले ट्राई। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये मेरे साथ धोखा होता है, इसलिए मैं नहीं होने दूंगा। 5-7 अटेम्प्ट दे दिए और वो आप लोगों के ही काम आएंगे, क्योंकि मैं अपडेट करूंगा तो उस वक्त आप दोगे तो फायदे में, और बांटते फिरोगे तो लोग सिलेक्शन ले जाएंगे और खुद रह जाओगे। इसलिए ना ज़्यादा दया मत दिखाना, पहले खुद सिलेक्शन ले लो और उसके बाद हेल्प करना, ठीक है। जो हेल्प करनी थी मैं कर ही रहा हूं बेस्ट। आप तो जो हेल्प कर रहे हो ना, कि शेयर कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है, ठीक है। चलिए साम्यवादी उपन्यासकारों को पढ़ते हैं। साम्यवादी यानी प्रगतिवादी उपन्यासकार। जब प्रगतिवादी उपन्यासकार में सबसे पहले जब नाम आता है वो आता है यशपाल का। किसका नाम आता है? यशपाल का नाम आता है, क्योंकि यशपाल सबसे इन जो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है यशपाल, है ना। एक सेकंड, कहां चला गया? हाँ, एक उपन्यास मुझे और बताना था, मैं आपको बता देता हूं। ये जो अर्धनारीश्वर है, इसमें एक इनका उपन्यास और है, तट के बंधन। मैंने नोट्स कल तैयार किए, उसमें लिखा था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रेम एवं विवाह, क्या है इसमें? प्रेम
प्रेम एवं विवाह तथा नारी की समस्याओं का चित्रण है। नारी की समस्याओं का चित्रण है। ठीक है, तो ये भी तट के बंधन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखने। अब बात करेंगे हम यशपाल की। किसकी बात करेंगे? यशपाल की। और यशपाल वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दादा कॉमरेड है, ये जो उपन्यास है दादा कॉमरेड, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों दादा कॉमरेड, क्योंकि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनको लेकर लिखा गया दादा कॉमरेड। यानी इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का उल्लेख है। ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों का उल्लेख है। बात करें इसमें एक उपन्यास और नहीं है, यहां लिख लो, दिव्या। क्या उपन्यास है? यह भी इनका इसलिए इंपॉर्टेंट उपन्यास है क्योंकि इस दिव्या को कहते हैं, इस उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यासों में भी शामिल किया जाता है। दिव्या उपन्यास जो है ऐतिहासिक उपन्यासों में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं पार्टी कॉमरेड, तो इसमें साफ हो गई जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा, उसका वर्णन है किसमें? यशपाल के पार्टी कॉमरेड में कम्युनिस्ट विचारधारा का वर्णन है। अब बात करते हैं झूठा सच। सबसे पहले तो इसको बहुत ध्यान रखना, ये 2 भागों में है। कितने भागों में? 2 भागों में भारत पाकिस्तान की त्रासदी को लेकर लिखा गया है। और मोस्टली इसमें क्या है, पहले में तो आप यूं मान लीजिए कि वतन और देश, जिसका पहला भाग है, पहला भाग उसका नाम है वतन और देश। तो इसमें तो भारत और पाकिस्तान को लेकर विभाजन का दंश है इसमें, कि किस प्रकार से मतलब विभाजन जो हुआ था उसका मतलब उस त्रासदी, वो त्रासदी लोगों के मन पर मरते दम तक छपी रही, कि किस प्रकार से मारकाट मची थी, उसका वर्णन है वतन और देश। और जो दूसरा भाग है, वतन और देश पहला भाग हो गया, जो दूसरा भाग है उसका नाम है देश का भविष्य। क्या नाम है? देश का भविष्य। देश का, ये आपके है ना जो नेट का पेपर है ना, उसमें लास्ट में जो उपन्यास विधाएं लगती है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट लगता है, उसमें ये उपन्यास है। और मैं एक नेट की एक क्लास, मैराथन क्लास का सोच रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, देखते हैं तैयार हो जाती है तो नेट की स्पेशल एक मैराथन क्लास लेनी है। उसमें वो जो 25 क्वेश्चन वो टेक्स्ट वाले आते हैं ना, वो करवाने की सोच रहा हूं। देखता हूं मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं करवा दूंगा। इस 7 तारीख से पहले अगर करवा दिया तो करवा दिया, उसके बाद नहीं होगा। तो मेरा प्रयास है, मैं बता रहा हूं। तो वो क्लास अगर आपने नेट का फॉर्म भर रखा है तो वो जरूर देखना, और नहीं भर रखा है तो कोई बात नहीं, बाकी वो क्लास बहुत काम की होगी नेट वालों के लिए स्पेशल रूप से। चलिए, तो झूठा सच हो गया, देशद्रोही है, ये भी उपन्यास है। दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच और देशद्रोही, ये इनके उपन्यास हैं। अब इसके अलावा तो जैसे मेरी तेरी उसकी बात भी इनका ही उपन्यास है। कौन सा है? मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यास भी इन्हीं का उपन्यास है, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन में राजनीतिक घटनाओं का चित्रण किया गया है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राजनीतिक जो घटनाएं होती थी उसमें किन किन की बातें होती थी। मेरी तेरी उसकी बात हो रही थी। दादा कॉमरेड है, पार्टी कॉमरेड है, झूठा सच है, देशद्रोही है, दिव्या है, और मेरी तेरी उसकी बात है। मतलब आप लोग इसे रटते हो ना, रट्टा मत मारो, कभी भी पढ़ लो कि हाँ यशपाल में एक तो 2 तो दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड है, उस दादा की पोती का नाम है दिव्या। क्या नाम है उसकी? दिव्या। और वो दिव्या थी देशद्रोही, है ना। आप में से कोई हो तो यूं मत सोच लेना, ठीक है। तो दिव्या थी वो देशद्रोही थी, इसीलिए एक दिन उसने मेरी तेरी उसकी बात कर ली, लेकिन बाद में पता चला वो तो झूठा सच था। तो यूं करके आप इसको एक बैठे बैठे, अभी वैकेंसी नहीं है ना, इस दौरान जो मेहनत करेगा ना घर पे बैठे बैठे कि इनको लिंक सेट करे, उपन्यासों को याद करे, रिवीजन करे, पिछला रिवीजन करे, वो बाजी मारेगा। और वो बाजी कितनी गजब मारेगा मैं बताऊं आपको, कि जब वो पेपर देने बैठेगा ना, 150 में से 149 प्लस क्वेश्चन, समझ गए होंगे, 149 प्लस मतलब 150 कहना चाहते हो आप, उसको ऐसा लगेगा ये मेरा पेपर पूरा पढ़ा हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया है।
एक भी ऐसा आपको लगता है? देखो, जो इन क्लासेस की कद्र कर रहा है ना, वो तो मुझे पता चल रहा है ना? तो जो इन क्लासेस की कद्र कर रहा है वो मुझे पता चल रहा है। जो नहीं कर रहा है मैं उनके बारे में बात करता हूं। उनको मैं ये बता दूं कि ये जो क्लासेस तैयार करते हैं ना, 2-3 घंटे लगते हैं। जैसे कल मैंने क्लास नहीं दी क्योंकि मेरी क्लास तैयार ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैं एक एक उपन्यास को देखता हूं। पिछले सालों के पेपर की बुकलेट है आपके पास, शायद कईयों के पास होगी, कईयों के पास नहीं होगी। उन बुकलेट्स को उठाता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर उठाए मैंने, उसमें क्वेश्चंस देखे, उसके बाद मैंने कहा कि ये चीज मेरे नोट्स में है या नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, एकदम गहराई वाली चीजों का तो मैं नहीं कहूंगा। मान लो, यूं मान लीजिए कि 100 में से 90%, क्या है, 100 में से 90%, 90% मुझे पिछले पेपरों में सारा मैटर मिल जाता है जो मेरे नोट्स में। तो मुझे खुद को यकीन होता है कि निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है ना? तो आप भी कोशिश करें, इन क्लासेस की वैल्यू समझें और बढ़िया तरीके से पढ़ें। आपको पेपर देने बैठोगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे यार ये बताया था, ये बताया, लेकिन एक शर्त है मेरी। शर्त क्या है? 7 बार रिवीजन करना है कोर्स का। क्या गुरुजी जय सिलेक्शन होतो हुए, जय सिलेक्शन ही होतो हुए, तो मैं उठाऊं वादो करा कि मैं 7 बार नहीं गुरुजी 27 बार रिवीजन कर ले सा। तो मैं आपको कह रहा हूं, तुम 27 बार नहीं, तुम 7 बार रिवीजन कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। सर फर्स्ट पेपर की टेंशन है, जरूरत ही नहीं है। पूछो कैसे? बताता हूं कैसे। अभी अपनी 58वीं क्लास चल रही है। मेरा ऐसा टारगेट है कि विज्ञप्ति से पहले पहले मैं क्या कर दूंगा, सारा कोर्स रिकॉर्ड करके रख दूंगा। प्लेलिस्ट तैयार चल रही पड़ी है, उस प्लेलिस्ट में मैं सारी क्लासेस सेट करके रख रहा हूं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं फर्स्ट पेपर जो है उसको उठाऊंगा। और फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मेरी खुद की हिस्ट्री में एमए है, हिंदी में एमए है, हिंदी में मेरी ऑल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, कॉलेज में फर्स्ट रैंक रही है। ठीक है, पीएचडी चल रही है, बीच में मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दी थी। तो यूं मान लीजिए कि हिस्ट्री में भी मेरी बहुत अच्छी खासी रुचि है। तो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी मुझे बहुत शुरू से पसंद है, लेकिन ठीक है गहराई से नहीं पढ़ा कभी, नेट स्तर का तो इतनी नहीं आती, लेकिन अपने सिलेबस में जितनी आती है ना फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, उतनी तो मुझे बेस्ट आती है, यूं मान लीजिए। तो वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ट्रिक्स से, वो भी अनुच्छेद वगैरह मेरी 2 क्लासेस पड़ी होगी यूट्यूब पे, मैं वो भी ट्रिक्स से समझाता हूँ। तो उसके है, इसके अलावा जैसे अपने मनोविज्ञान है, शैक्षिक प्रबंधन है, उंगलियों पे, इन चीज़ों की मैं क्लासेस और दूंगा। क्योंकि मेरा पूरा कोर्स जब तैयार हुआ पड़ा होगा ना, तो मैं फिर ये क्लास दे दूंगा। और ये दूंगा तो निश्चित रूप से सोच लीजिए कि सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों के दोनों आपको तैयार करवा दूंगा। चलो, इसमें अगर आप बाजी मार गए और मैं जो तैयारी कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग 7 बार रिवीजन कर लिया, 130 प्लस आपके निकाल दूंगा। पेपर बनाने वाले को कहते कि तेरी जितनी हिम्मत है ना उतना पेपर बढ़िया बना ले, जितनी तेरी हिम्मत है उतना बढ़िया बना ले। 130 प्लस निकलने की हिम्मत हम रखते हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 75 क्वेश्चन का पेपर आता है। वो गणित मुझे नहीं आती ना, मैं तो आज तक छोड़ दूँ, गणित छोड़ दीजिए। पीछे बचते हैं कितने क्वेश्चन? 67 क्वेश्चन बचते हैं, 67। ठीक है, उन 67 में हमें सिर्फ और सिर्फ कितने की तैयारी करनी है? 60 क्वेश्चन है, बढ़िया। इंग्लिश भी छोड़ दी, साइंस भी छोड़ दी, 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में तैयारी करनी है, बाकी हमें करनी नहीं है। लेकिन 55 से 60 की इतनी गजब तैयारी करनी है कि उसमें से हम 45 क्वेश्चन ले आए। कितने? 45। आप बोलते हो सर 55-60 की तैयारी करें 45 आ जाए, ऐसा हो सकता है कि? ऐसा इस बार हुआ है। अपने यहीं पर एक ऑफलाइन बैच मैंने लगाया था, आप में से अगर देख रहे हो तो वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का, सिलेक्शन के बाद नाम लूंगा। तो जो भी स्टूडेंट है उस बंदे की एक्यूरेसी बताता हूं, मैंने आपको बताया भी था, 55 क्वेश्चन अटेंड किए थे उसने। कितने? 55। गणित, साइंस, इंग्लिश उसने छोड़ दी थी। 55 अटेंड किए थे, उसमें से उसके 3 गलत हो गए, शायद ऐसा कुछ हुआ, और एक माइनस मार्किंग में गया, और एक शायद डिलीट हो रहा है, ऐसा कुछ करके वो बोला सर 50 क्वेश्चन मेरे बच गए सही। अब सोचो, वो लीड तो यहीं ले गया, हिंदी में उसको 130 की जरूरत ही नहीं है। तो आपको उस तरीके की तैयारी करवाएंगे जिससे कहीं भी आपका सिलेक्शन चूक ना जाए कोई किसी भी कारण। अब जो फोन करके ये बोल रहे हैं ना कि सर मैं बीच में कुछ क्लासेस मैंने देखी नहीं, ये तो तुम कंटिन्यूटी अपनी तोड़ रहे हो ना, इसके जिम्मेवार तुम स्वयं हो और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं रांगे राघव की। रांगे राघव की, रांगे राघव बहुत ही बढ़िया इंसान है। कैसे? क्योंकि इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है पूरा? देखिए, तिरुमल्ले।
अब इसका पता लग गया होगा कि ये यहां राजस्थान के तो नहीं है। नंबाकम, तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघवाचार्य, जैसे कोई सल्तनत हो और सल्तनत का कोई बड़ा राजा हो, वो तिरुमल्ले क्या है, तिरुमल्ले नवाबकम वीर राघवाचार्य पधार रहे हैं, है ना, इसी प्रकार से। तो इनका नाम पूरा है, अगर आपसे पूछ ले पेपर में तो याद रखना, तिरुमल्ले नवाबकम वीर राघवाचार्य इनका पूरा नाम है। ठीक है। इन्होंने प्रोफेसर के कहने पर, एक प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर के कहने पर बोने और घायल फूलों की आखिरी आवाज सुनकर उन्हें विषाद मठ में सीधा सादा रास्ता बता दिया। रांगे राघव ने प्रोफेसर के कहने पर बोने और घायल फूलों की आखिरी आवाज सुनकर उन्हें विषाद मठ का सीधा सादा रास्ता बताया। क्या बताया? सीधा सादा रास्ता बता दिया। तो अब रांगे राघव में इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, इनका एक और ऐड नहीं किया, वो बहुत जरूरी ऐड करना, उसका नाम है मुर्दों का टीला। इसमें है क्या, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता है इसमें, मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक है। तो मुर्दों का टीला में मोहनजोदड़ो सभ्यता है, जबकि सीधा साधा रास्ता ये देखिए वो है, ये है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कृति पढ़ाई थी, एक रचना पढ़ाई थी जिसका नाम था टेढ़े मेढ़े रास्ते, जिसमें एक गांधीवाद की तरफ जाता है, एक साम्यवाद की तरफ जाता है, एक आतंकवाद की तरफ जाता है ना। तो जो भगवती चरण वर्मा ने जो टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास लिखा था, उसकी प्रतिक्रिया में रांगे राघव ने सीधा साधा रास्ता लिखा था। देखिए कहां लिंक किया है, और याद भी रखा है ना, याद भी रखा है। एक सेकंड होल्ड रखना मैडम, क्लास में हूं अभी, थोड़ी देर में करता हूं, है ना। ठीक है। सीधा साधा रास्ता जो है, सीधा साधा रास्ता, डिस्टर्ब हो गया, दिमाग से निकल गया एकदम से, ये लगातार ये देखो फिर आ गया एक आध कॉल। एक सेकंड और लूंगा, है ना, क्लास में हूं, 10 मिनट बाद करता हूं। ठीक है। सीधा साधा रास्ता, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते जो उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसकी प्रतिक्रिया में लिखा गया था। और मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता को लेकर लिखा गया है। इनका एक और है, अरे यार वो लिखा नहीं, ये भी नहीं लिखा, बता देता हूं, कब तक पुकारूं। क्या है? कब तक पुकारूं। आगे और लिखूंगा, एक उपन्यास है, अभी बताऊंगा मैं आपको, मोहन श्याम जोशी का है या किसका है, कुरु कुरु स्वाहा। चलो बताओ किसका है, कुरु कुरु स्वाहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। खैर पहले कब तक पुकारू करते हैं, है ना। कब तक पुकारू में क्या है, इसमें एक कर्णट जाति है, मतलब ये एक, पहले बात तो इसको आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको विद्वान जो है वो आंचलिक उपन्यास मानते हैं। क्यों मानते हैं आंचलिक, क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें कर्णट जाति है। मुझे नहीं पता ये कहां पे है, क्या है, कर्णट जाति को लेकर लिखा गया है, कर्णट जाति की संस्कृति को मतलब बताया है। कुल मिलाकर कर्णट जाति के जो रहन सहन, जो जीवन है, उसको केंद्र में लिखकर लिखा गया है कि कर्णट जाति तुझे कब तक पुकारूं, तू जाति जंगलों से कब तक जो है शहरों की ओर आएगी। याद करने के लिए बताया, मुझे नहीं पता ये जंगलों में रहती है शहरों में रहती है। तो कर्णट जाति कब तक पुकारूं कि तू शहरों में आ जाएगी। ठीक है। और बोने और घायल, ये तो कोई खास, इनके बारे में तो कोई खास बात है ही नहीं, और तो इसके बारे में क्या खास बात होगी, नहीं। बाकी है तो इंपॉर्टेंट ये है ना, रांगे राघव, इनका से सीधा साधा रास्ता भी इंपॉर्टेंट हो गया, और ये हो गया। ठीक है, प्रोफेसर हो गया, केवल ये इतना ही है। पूरा उपन्यास का नाम है प्रोफेसर। प्रोफेसर के कहने पर बोने और घायल फूल, है ना। तो इसके अलावा बंदूक और बीन भी इन्हीं का है। खैर वो भी कोई खास बात नहीं है। आखिरी आवाज, ये भी सुनने में अच्छा है, बाकी इनके बारे में क्या है क्या नहीं है वो इतना पता नहीं है। और विषाद मठ हो गया, सीधा साधा रास्ता हो गया, बोने और घायल फूल हो गया,
ठीक है, बाकी और तो क्या करोगे। ऐसे तो भारत का सपूत है, एक हुजूर है, वो भी इन्हीं के उपन्यास हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, कब तक पुकारूं बता दिया, मुर्दों का टीला बता दिया, विषाद मठ बता दिया, सीधा साधा रास्ता बता दिया, बोने और घायल फूल आखिरी आवाज, ये आपको मैंने बता दिया। अब है अमृत राय ने नीलमणि के देश में बीज के धुएं से हाथी का दांत निकाला। वाह भाई वाह, अमृत राय बड़ा टैलेंटेड आदमी है। क्या है, इन्होंने नीलमणि का देश, देश किसका है, नीलमणि। अब कुछ जगह, अब मुझे बताओ क्या मैंने गलत लिखा है, नागफणी का देश होता है या नीलमणि का देश है। बोला सर नागफणी का देश पढ़ा है, बिल्कुल आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, नागफणी का देश है ना, ऐसा ही पढ़ा होगा। नागफणी के देश में, नीलफणी के देश में बीज के धुएं हाथी दांत निकाला। अब ये अमृत राय है, और अमृत राय अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। जो नागफणी का देश रचना है, इसमें क्या है, इसमें प्रेम एवं दाम्पत्य की टकराहट है। क्या है, प्रेम एवं दाम्पत्य, दाम्पत्य की टकराहट है। ठीक है, तो अपने आप नागफणी के देश में प्रेम और दाम्पत्य जो आपस में क्या कर रहता है, टकराता रहता है। इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है। हाथी के दांत, अब इससे पता चलता है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी समाज का दोहरा चरित्र, समाज का दोहरा चरित्र, समाज का दोहरा चरित्र है। बात आती है धुएं पर कि सर धुआं में क्या है। धुआं एक ऐसी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है वो इनकी ये कृति है, इसका नाम है धुआं, पूरा नाम है इसका धुआं। ये मुझे इसलिए पसंद ज्यादा है कि इसमें नई पीढ़ी का भटकाव है। मतलब सामने धुआं है, उस धुएं के पार क्या है, नई पीढ़ी को दिखाई नहीं दे रहा है, और नई पीढ़ी जो लगातार भटकती जा रही है माया जाल में और मूल्यहीन तत्वों को अपनाते हुए जा रही है। मूल्यहीन तत्व आप जानते हैं, नैतिक चरित्र का पतन आप जानते हैं। जब आप छोटे थे, हम छोटे थे, अपन छोटे थे, तब किस प्रकार से हमें क्या क्या घर में सिखाया जाता था, क्योंकि मोबाइल था नहीं, कि कोई घर में आए तो कैसे रहना चाहिए, स्कूल जाते समय दादा दादी के पैर छूने चाहिए वगैरह, ये ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तो ये दादा दादी तो कहाँ है, अनाथालय में है, सॉरी वृद्धाश्रम में है, ठीक है। और मम्मी पापा जो है वो घर से बाहर हैं, और बच्चे जो हैं वो आज़ाद हैं, वो नैतिक मूल्यों के पतन की ओर जा रहे हैं। धुएं के पार उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैंने जोड़ लिया कि धुएं के पार उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो भटक रहे हैं और मूल्यहीन होते जा रहे हैं। इसका परिणाम कितना बुरा होगा ये कोई नहीं जानता। अब आप सोच के देखिए, ये उपन्यास प्रेम दाम्पत्य की टकराहट जो कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाँ जो क्या पढ़ा था, मतलब जो अनमेल विवाह को लेकर पढ़ा था। इसके अलावा हमने कल जो अंतरजातीय विवाह हैं उनके बारे में पढ़ा था। ये उपन्यास लिखे गए थे कब, 2000 से पहले, यानी 1980 से भी पहले 1980 के आसपास, यूं मान लीजिए। इन उपन्यासों में वो सारी समस्याओं का चित्रण है जो आज ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है। जैसे जैनेन्द्र का बाजार दर्शन आप निबंध जब पढ़ते हो, तो बाजार दर्शन में क्या है कि बाजार है कि माया जाल है। एक एक वस्तु हमें कहती है कि आओ ये बाजार ये तुम्हारे लिए है, मुझे लूटो, मैं किसके लिए हूं, मुझे निहारो, मुझे देखो, है ना। तो बाजार हमें किस प्रकार से मुंह का आमंत्रण देता है, उसे जब आप पढ़ते हो तब आपको लगना चाहिए कि यार उस समय उस आदमी ने आज के समय की जो चरित्र को वर्णन कर दिया। जब हम सोचते हैं उस समय कहाँ दुकानें थी, कहाँ मार्केट थे, कुछ था ही नहीं। सोचो उस समय भी उनको पता था कि ये बाजार कितना आकर्षित कर रहा है, तो आज का बाजार आपको कितना आकर्षित कर रहा है। तो इन विद्वानों की बातों को तो हम लोग पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है, और व्हाट्सएप पे हमें जो भ्रमित किया जाता है, भरमाया जाता है, उसको हम बड़ा मान लेते हैं और पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अमृत राय ने नीलमणि के देश में या नागफणी के देश में बीज के धुएं से हाथी का दांत निकाला। हाथी का दांत समाज का दोहरा चरित्र है, और धुएं में नई पीढ़ी के भटकाव और मूल्यहीनता का वर्णन किया गया है ना। इसके अलावा इनके दो उपन्यास और भी हैं, जंगल और सुख दुख। दो उपन्यास और भी हैं अमृत राय के। कौन कौन से हैं? एक तो है जंगल और एक है सुख दुख। ये दो उपन्यास भी इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं, जंगल और सुख दुख। जंगल में कोई विशेष बात नहीं है। आधुनिक सभ्यता को अमृत राय ने जंगल सभ्यता का है। ये जो हम बोले ना, अरे हम तो मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए, आधुनिकता के नाम पे ये नंगा नाच जो चल रहा है उसको लेकर
इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये जो आधुनिकता है, ये आधुनिकता जंगल राज से कम नहीं है। ये आधुनिकता मतलब जंगल। क्यों कहा जंगल? क्यों कहा जंगल? जंगल में भी जानवर नंगे घूमते हैं, बाकी आप समझदार हो, समझ गए होंगे ना? बिल्कुल यही, इसीलिए उन्होंने, देखो ये व्यंग्यकार हैं बड़े बड़े, ये बड़ा मतलब ये व्यंग्य। आपको मैं कहूं, जैसे मान लो कोई आया, मैंने कहा आओ मेरे शेर, वो कितना राजी होता है, आओ मेरे शेर, कितना राजी हुआ। मैंने कहा आओ मेरे जानवर, वो क्या करेगा? गुरुजी जानवर क्या को, तो शेर क्या था? शेर क्या था? बोला गुरुजी जानवर। ये देखिए हमारी सोच देखिए, शेर कहा तो राजी, आओ मेरे कुत्ते, अल्ले ऐसा कैसे बोल दिया? शेर का वो भी जानवर था, कुत्ता भी जानवर था, जानवर भी जानवर है, सेम ऐसे ही। ये बड़े व्यंग्यकार थे, इसीलिए कहते कि आधुनिक सभ्यता कैसी है? जंगल जैसी है। अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। जैसे हम काव्य शास्त्र जब पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जो एक दोष पढ़ते हैं, काव्य दोष पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं ना कि हेम सुता पतिता तिलकता सुत दीजो मोय, है ना, तो जिसको क्लिष्ट तो दोष बोलते हैं, क्लिष्ट तो दोष बोलते हैं नहीं। तो उसमें एक मूर्ख के लिए कहा गया है, हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर। हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर, अर्थात हेम हिमालय, हेम सुता हिमालय की पुत्री, हेम सुता पति हिमालय की पुत्री यानी पार्वती, पार्वती का पति हिमालय की पुत्री पार्वती, हेम सुता पति तो शिवजी, शिवजी का तिलक चंद्रमा, हेम सुतापति वाहन, शिवजी का वाहन अर्थात बैल, हेम सुतापति वाहन प्रिय, प्रिय वाहन कौन सा? बैल, बैल यानी जड़ बुद्धि का प्रतीक। तो हे मूर्ख, तू अपनी मति मत फेर, तू ज्यादा दिमाग मत लगा क्योंकि तेरे में है ही नहीं। तो अब किसी को मूर्ख कहना हो तो कितना शानदार तरीके से, हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर। तो ये जो तरीका है विद्वानों के पास है। आधुनिक सभ्यता को जंगल सभ्यता कहा है, और मैं कहता हूं अमृत राय ने बहुत 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 सही कहा है, आप लोग भी इसका समर्थन करेंगे। चलिए, तो अमृत राय ने नागफणी के देश में बीज के धुएं से हाथी का दांत निकाला। किस उपन्यास में क्या क्या मैंने आपको बता दिया है ना। और मतलब सुख दुख क्या है मैं बताता हूं इसके बारे में भी। सुख दुख इस जीवन की, सुख दुख को इस जीवन की शाश्वत समस्या बताया है। अमृत राय ने कहा है कि हमारे जीवन की यह समस्या नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, बंगला नहीं है, मकान नहीं है, खाने को अच्छी चीजें नहीं, ये समस्या हमारी है ही नहीं। ये समस्या हमारी है ही नहीं। अगर दोनों टाइम बस अच्छा भोजन, सादा भोजन मिल जाए, शुद्ध भोजन मिल जाए, तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। हमारी समस्या है सुख दुख को लेकर। ये जो सुख दुख है ना, यही जीवन की शाश्वत समस्या है जो कभी खत्म नहीं होती। क्योंकि जब सुख आता है तब हम भूल जाते हैं कि हम कभी दुखी भी थे, और जब दुख आता है तो हम रोते हैं कि जीवन में हमारे दुख हैं। तो सुख और दुख की जो शाश्वत समस्या को से लेकर उतना ही बढ़िया लिखा है जितना हरिशंकर परसाई ने उधार मांगना भी एक कला है लिखा है, उतना ही शानदार सुख दुख की शाश्वत समस्या को लेकर लिखा है। आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने ये सारे उपन्यास पढ़ रखे होंगे। मैं रियल बताऊं, मैंने कोई सारे नहीं पढ़ रखे। जो अच्छा लगता है उसको गूगल पे सर्च करता हूं, उसके बारे में कुछ पैराग्राफ होते हैं वो पढ़ता हूं, उससे उसको समझने का प्रयास करता हूं, लेकिन सारे नहीं पढ़ रखे। लेकिन इससे समझ आता है कि अच्छा इसमें यह है। और एक एक उपन्यास को, जैसे जंगल है, इसको मैंने कम से कम 5 मिनट दिए होंगे कि यार गजब लिखा, अमृत लाए, है ना। आज की जिंदगी अमृत नहीं है बल्कि जंगल के समान है। जंगल के समान क्यों है? क्योंकि आधुनिक सभ्यता जंगल जैसी है। आज हम सोशल मीडिया पर फोटो देखते हैं, स्वतंत्रता के नाम पर जो है मेट्रो ट्रेन के अंदर जो है किस प्रकार के अभद्र कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार, और इस पर लेकर विवाद होते हैं, और फिर एक वर्ग को चुप होना पड़ता है क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है। तो उनको लेकर उन्होंने पहले ही लिख दिया था, कोई लगाओ ना अमृत राय पे, लगाओ, कोई बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ा व्यंग्य, बड़ा कहने का तरीका। ये सीट तुम्हारे बाप की है, ये कहने की बजाय ये सीट फलाने फलाने आपके पूज्य पिताजी की है, तरीका अलग है। तो बड़ा शानदार तरीके से कहा है। अब मैं इतनी रामायण क्यों गाता हूं? क्योंकि मुझे पता है इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। आपको याद हो गया यशपाल का दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, मेरी तेरी, उसके बाद प्रोफेसर के बहाने कहने पर बोने और घायल फूलों की आखिरी आवाज सुनकर विषाद मठ का सीधा सादा रास्ता बताया। ये भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते के प्रतिक्रिया में लिखा गया। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो सभ्यता को लेकर लिखा गया। कब तक पुकारूं में आंचलिक उपन्यास माना गया। इसमें एक कन्नड़ जाति है उसको केंद्र में लेकर लिखा गया। अमृत राय ने नीलमणि के देश में बीज के धुएं को हाथी दांत निकाला है। आइए अब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार। ये क्लासेस उपन्यास थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि या तो मेरे पास एक तरीका था कि
15 क्लास उपन्यास की लूं तो उससे आप बोर हो जाते, इसीलिए क्या है 3-4 क्लास होगी तो उसमें आप उपन्यास कंप्लीट करवा दूंगा, 1 क्लास और लूंगा उपन्यास की इसके बाद, उसके बाद उपन्यास कंप्लीट। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो होना ही है क्योंकि नाम ही इनका क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद। तो इसके अलावा आप पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु, राही मसूम, रज्जा, ये सारे व्यक्ति जो हैं वो आपके काम के हैं, और आपके काम के नहीं बल्कि बहुत गजब पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में, ठीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखाना था, क्या लिखाना था मुझे एक्स्ट्रा, एक उपन्यास था, एक तो चारू चंद्रलेख है, पुनर्नवा है, चलो देखते हैं याद आ जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा, तो इसमें बाण भट्ट को लेकर लिखा गया एक उपन्यास है, नाम इसका बाण भट्ट की आत्मकथा है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए है, बकायदा ये है क्या, उपन्यास है। क्या है ये, उपन्यास है। इसमें कवि बाण भट्ट को के जीवन को आधार बनाकर, मतलब जो हर्षवर्धन था उसके समय थे कवि बाण भट्ट, तो हर्षवर्धन के समय राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को लेकर जो चित्रण वर्णन किया गया वो इसमें किया गया। बात करेंगे चारू चंद्रलेख की, तो इसमें आप एक ही बात याद रख लेना, बाकी ज्यादा नहीं, इसका विषय कोई जरूरी नहीं है, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे पुनर्नवा, तो इसमें क्या है कि गुप्त काल में, ये देखिए गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था को लेकर लिखा गया पुनर्नवा, इसमें गलत लिखा हुआ है, पुनर्नवा ऐसे लिखा जाएगा, यहां नहीं होगा, पुनर्नवा। पुनर्नवा उपन्यास जो कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था, आपको बता दूं, हम जो पढ़ते हैं, जो हमारे में जाति भेद वर्ण भेद जो आज आया है, वो इसी काल के बाद में आया, इससे पहले नहीं था, इसके बाद में ही आया, इससे पहले नहीं था। इसके बाद में धीरे धीरे ये वैमनस्य बढ़ता गया, हमारे ग्रंथों में तोड़ मरोड़ होती गई धीरे धीरे, और एक वर्ग को इतना नीचे बता दिया गया कि उसका तो जैसा जीना ही दुर्लभ होगो, और एक वर्ग को अति ऊंचा बताने देना। तो ये जो चीजें हुई है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो वैमनस्य वर्णों में बांटा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वर्ण में बांटना कोई गलत चीज नहीं। वर्ण में तो इसका मतलब था जो जिस कार्य करे, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत राय है, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे किस कर्म को, यहाँ पे ब्राह्मण, चाहे मैं जाति से कुछ भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ ब्राह्मण का कर्म, यानी मैं शिक्षा, एक शिक्षक का कर्म निभा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या होऊंगा, शिक्षक। अब सपोज दैट मान लो कोई व्यक्ति जो कोई और काम करता है, कोई एलडीसी है या कोई रेलवे में टीटी है, वो व्यक्ति, उसको पढ़ाने में रुचि है और वो आकर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, वो टीचर है, वो ब्राह्मण है, यूं समझ सकते हो ना। तो जो जैसा कर्म वैसा, तो ये कुल मिला के वर्ण व्यवस्था उसके बाद में आई थी, समझ गए, उसके बाद में धीरे धीरे ये बढ़ती गई, जो आज कम होती जा रही है, मेरा ऐसा मानना है। अनाम दास का पोथा, इसमें आप यूं मान लीजिए कि जो औपनिषदिक, जो औपनिषद काल है, औपनिषद काल के मतलब कि सामाजिक और या यूं करें कि परिवेश का वर्णन, सीधा ही समझ लो, औपनिवेश काल जो है, उपनिषद काल, उसके परिवेश का वर्णन, वहाँ की जीवन पद्धति, सांस्कृतिक, राजनीतिक वर्णन है, वो सारा इसके अंदर देखने को मिलता है। अनाम दास का पोथा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि काम और प्रेम के मध्य अंतर बताया गया है। क्या बताया गया इसमें, काम और प्रेम दोनों में के मध्य, मतलब काम और प्रेम के मध्य अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है, प्रेम में त्याग का भाव होता है ना, ठीक है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 प्रसिद्ध उपन्यास जो एग्जाम में बहुत बार बार पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बता दूं मैं कि आप लोग भी पीछे वाले पेपर्स उठा के देखेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि यही 4 उपन्यास बार बार घूम फिर के आए हैं। बात करेंगे रेणु, ये रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, इनका उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा और कितने चौराहे। मैला आंचल को जैसा कि आप जानते हैं आंचलिक उपन्यास माना जाता है, और कितने चौराहे क्या उपन्यास है, कितने चौराहे
और फिर है प्रति परिकथा। इनके बारे में आंचलिक उपन्यास वो एक है, बाकी कोई विशेष बात मुझे नहीं लगती है। ठीक है। और राही मासूम रज्जा का है आधा गांव, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है ना। ये भी मैला अंचल में तो ग्रामीण अंचलों का वर्णन है। ठीक है, आंचलिक उपन्यास हो गया। और प्रति परिकथा में पूर्णिया जिले जो भी हाँ ठीक है, प्रति परिकथा बिहार के पूर्णिया जिले की संस्कृति को लेकर लिखा गया प्रति परिकथा। और अगर मैं बात करूं कितने चौराहे, तो इसमें ये अच्छा है, इसके बारे में बता देता हूं। इसमें क्या है, आजादी के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन, आजादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले युवकों का वर्णन, जो आजादी के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया जिन युवकों ने, उसका वर्णन किया गया है। यह बहुत अच्छा है, कितने चौराहे, है ना। इसके अलावा इनका एक उपन्यास और है, जुलूस नाम से एक उपन्यास है, वो भी इसलिए याद रखना, वो बताता हूं आपको। जुलूस नाम से एक उपन्यास है, ठीक है, जुलूस। इसमें क्या है कि पाकिस्तान से जब कुछ हिंदू विस्थापित होकर भारत में आए थे, तो वो आकर पूर्णिया जिले, जो कि फणीश्वरनाथ रेणुका है, पूर्णिया जिले में जब वो स्थापित हो रहे थे, तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा उसको, यानी पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं द्वारा पूर्णिया में बसे जाने को लेकर एक लिखा गया उपन्यास है, जिसका नाम है जुलूस। इसका नाम क्या है, जुलूस नाम है। ठीक है। इसके अलावा आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्लूट बाब रोड है, वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था, कोई खास बात नहीं है। राही मासूम रज्जा, इसमें आप यूं मान लीजिए जो आधा गांव है, इसमें गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का वर्णन है। ये जो आधा गांव है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का वर्णन है। इसमें यूं है तो ये विस्थापित को लेकर, तो इसमें सिया मुसलमानों का जीवन चित्रण है। आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि इसमें जो सिया मुसलमान है, सिया और सुन्नी जो मुसलमानों में दो वर्ग हैं, तो उसमें सिया मुसलमानों का चरित्र वर्णन किया गया राही मासूम रज्जा ने, आधा गांव जो है इसमें। ठीक है। और इसके अलावा एक इनका और है, ओस की बूंद, ये भी प्रसिद्ध है। अब इसमें है राजनीतिक वर्णन, मतलब अब यूं मान लीजिए ओस की बूंद जो है, अब है तो क्या ये राजनीति है, बाकी इसके बारे में बताऊं तो मैं आपको क्या, राजनीति से मैं यूं समझा दूं आपको, जैसे आज है ना, जो हिंदुओं मुसलमानों के बीच में जो वैमनस्य है, जो भेदभाव बढ़ता है, किस कारण बढ़ता है, आप कहोगे सर राजनीति का। तो कुछ राजनीतिक या कुछ राजनेताओं के कारण जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो समस्याएं बढ़ती है, उसका वर्णन है इस ओस की बूंद में। राजनीति के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच जो समस्याएं बढ़ती है, उसका वर्णन है ओस की बूंद में। ओस की बूंद होती है, जिस प्रकार से ओस की बूंद नाजुक होती है, मतलब हाथ में भी नहीं आती, उसी प्रकार ये सेंसिटिव मुद्दे होते हैं हिंदू मुसलमानों वाले, और इनको भड़काते ही ये बहुत तीव्र गति से जो है वो आग को पकड़ लेते हैं। तो ये राही मासूम रज्जा का ओस की, अच्छा, इन्होंने जितना भी लिखा है ना, जितने भी उपन्यास लिखे हैं, चाहे जैसे इन्होंने लिखा है कि दिल एक सादा कागज, हमारा जो दिल है वो एक सादा कागज है, वो भी भारत पाकिस्तान, राही मासूम रज्जा का कोई भी उपन्यास आ जाए, आपसे पूछ ले कि इसका विषय क्या है, सारे भारत पाकिस्तान जो विभाजन को लेकर लिखे गए हैं। दिल एक सादा कागज भी इनका है, ओस की बूंद भी इनका है, आधा गांव भी इनका, सब में एक ही वर्णन है, भारत पाकिस्तान विभाजन है। ठीक है ना। मतलब इसमें तो बल्कि जो दिल एक सादा कागज है ना, उसमें तो यूं भारतीय मुसलमानों का मोहभंग बताया गया है, पाकिस्तान से किस प्रकार से भारतीय मुसलमानों का मोहभंग हुआ यह बताया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर आजकल जो है, छोड़ो, अपने को इन मुद्दों पे तो बात करनी नहीं है, आप तो समझ गए होंगे। राही मासूम रज्जा, आधा गांव, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, ये तीनों इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नागार्जुन का बलचनामा, रतिनाथ की चाची, बिल्लेसुर बकरिया, ये तो पढ़ाया था कि मैंने शायद कल, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ा दिया, नहीं वो निराला था। हाँ, नागार्जुन, बिल्कुल बिल्कुल, नागार्जुन तो अलग चीज है। प्रसिद्ध तो देखो इनके खूब उपन्यास लिखे हुए हैं, जिसमें प्रसिद्ध तो बलचनामा और रतिनाथ की चाची, ये दो ही जो हैं इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बाकी कोई विशेष उपन्यास नहीं है। अब ये इसमें है क्या, इसमें है क्या, मतलब यूं मान लीजिए जो बलचनामा है, सुनते जाना, सुनने से बहुत अच्छा याद होता है।
बलचनामा में भी एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है जिसमें एक दलित युवक जो होता है वो पहले राजनीति के दांव पे सीखता है, राजनीति के दांव पे सीखता है, और फिर जो जुल्म करने वाले होते हैं उनको उन्हीं के दांव पेचों में उलझाने का प्रयास करता है बलचनामा उपन्यास के अंदर। तो अब आपको ये याद रहेगा, समझ गए, जो राजनीति के दांव पे सीखने के बाद अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता है। बात करेंगे एक उपन्यास और है रतिनाथ की चाची के बारे में। तो ये तो प्रथम उपन्यास है, यूं मान लीजिए एक आंचलिक उपन्यास की तरह। मैथिल में कोई आंटी जी होते हैं, हाँ यूं मान लीजिए क्या कह सकते हैं, मैथिल जो गांव है मिथिला, वहां पर कोई विधवा है, उसका वर्णन है। रतिनाथ की चाची जो है वो विधवा है और उसको लेकर वर्णन है। इनकी एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, और वो उपन्यास क्या है मैं बताता हूं आपको। वो है नई पौध। आप जानते होंगे, ये पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा है? नई पौध। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें भी अनमेल विवाह, जो नई पौध आज है ना, जो हम जिसे बोलते हैं किशोर युवा, है ना, तो ये जो किशोर हैं, जो युवा हैं, अनमेल विवाह और जो विवाह के बाद, या मैं यूं कहूं अप्रासंगिक रूढ़ियों का विरोध, अनमेल विवाह और अप्रासंगिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए बताए गए हैं। जो नई पौध है वो अनमेल विवाह का वर्णन विरोध करती है। कैसे? जैसे एक समय था जब मान लो घर के जो बुजुर्ग हैं, आज भी गांवों में ऐसी स्थिति है, याद रखना ऐसी स्थिति है, लेकिन सिटी में थोड़ी दूर हो गई। जैसे मान लो जो कोई पर मारवाड़ी में कहे, राजस्थानी में कहे, दूज भर, यानी जिसकी पहली पत्नी मर चुकी है या कुछ XYZ छोड़ के चली गई है और उसकी उम्र है वो लगभग 40 के आसपास, अधेड़ उम्र का हो चुका है वो। अब उसको पैसा खूब है और पैसे के जरिए किसी गरीब जो है घर में बोला कि सारा खर्चा मैं लगा दूंगा, ठीक है, तो शादी कर देते हैं। आप सब समझदार हैं, राजस्थान के ही तो हैं, आप कोई बाहर के थोड़ी हैं। तो जो लड़की है 16 साल की और वो अधेड़ उम्र का 40 साल का बुढ़ा, 40-45, अब उसे शादी करने, दोबारा शादी करने जा रहा तो बुढ़ा ही कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा। बाकी तो 40 साल का बुढ़ा नहीं होता, लेकिन वो कब नहीं होता? जब पहले के साथ है। किसी बच्चे का जीवन खराब करेगा तो उसे बुढ़ा ही कहेंगे। तो वो जो सिस्टम है वो एक समय चलता था बहुत ज्यादा। आजकल की बच्चियां खुद मना कर देती है कि नहीं, मैं इस तरह नहीं। प्लस जो माँ बाप हैं वो भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ वर्ग ऐसा, एक वर्ग ऐसा है जो गांवों में बहुत निम्न तबके पर है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, वो अभी भी इस प्रकार का कर रहा है। तो इस नई पौध में कहीं ना कहीं अनमेल विवाह और अप्रासंगिक रूढ़ियों का, जो मतलब रूढ़ियां जो काम की नहीं है, क्यों अपनाएं उसे हम, अप्रासंगिक रूढ़ियों का विरोध करता है। बताया किसके द्वारा? नई पौध। नई पौध कौन? नई पौध यूं मान लीजिए आप और हम नई पौध से थोड़ा सा पुराने की ओर चल पड़े हैं, लेकिन जो एकदम जो आज BA BEd करके आ रहे हैं जो बच्चे, वो क्या है? नई पौध ही तो है एक तरह की। अब मैंने कितना लेक्चर दिया इस पे, अब तो याद रहेगा आपको, ठीक है। राम के दर्शन करने तो पानी की प्राचीर, है ना, और जल टूटता हुआ, पानी की प्राचीर और जल टूटता हुआ, राम के दर्शन करने हैं तो पानी। अब जल टूटता हुआ उपन्यास जो है, जल टूटता हुआ उपन्यास, जल, इसका क्या नाम है? जल। ये जल टूटता हुआ उपन्यास इसी का विस्तार है, समझ गए? पहले इन्होंने प्राणी की प्राचीर लिखा और फिर बाद में लिखा जल टूटता हुआ। तो ये जल टूटता हुआ, ये पानी की प्राचीर उपन्यास का ही क्या दिखाई देता है आपको? एक विस्तार दिखाई देता है। इसमें स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है कि भाई स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है, यथार्थ चित्रण है। 47 में हमारा देश आजाद हुआ था। गांव की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, सरकारें आई गई, कोई सुधार नहीं हुआ। अब यूं मत कह देना सर आप ना, मुझे लग रहा है कि फलानी पार्टी का विरोध कर रहे हो। देखो, विरोध किसी का नहीं कर रहे हो, ये इन्होंने लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण बताया है कि स्वतंत्रता के बाद जिन गरीबों को, जिस किसान वर्ग को, जिस युवा वर्ग को, जिस स्त्री वर्ग को एक आस थी कि हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, वो कई सालों तक नहीं सुधरा। समझ गए बात? ठीक है, या मैंने कोई पार्टी की बात तो नहीं की,
हाँ, अब आपके दिमाग में क्या है वो मुझे नहीं पता। चलिए आनंद लीजिए। शिव प्रसाद सिंह, औरत दिल्ली दूर है गली आगे मुड़ती है। शिव प्रसाद सिंह कहते हैं ए औरत दिल्ली दूर है और वहां जाने के लिए गली आगे मुड़ती है। तो शिव प्रसाद सिंह की 3 उपन्यास हैं, औरत, दिल्ली दूर है और गली आगे मुड़ती है। याद रखेंगे। अब इनमें कोई विशेष मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा जो आपको बताना चाहिए। औरत दिल्ली दूर है गली आगे मुड़ती है, कुछ विशेष नहीं है दोस्तों। औरत में क्या है? स्त्री है तो स्त्रियों का वर्णन है, लेकिन है क्या वर्णन याद नहीं आ रहा। लेकिन है तो ऐसा कुछ ही वर्णन है जिसमें नाम आप देख सकते हैं ना, औरत, तो यानी स्त्रियों के शोषण और उन पर होने वाले अत्याचार, या शोषण कहूं या अत्याचार एक ही बात है। तो स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, शोषण या दमन या उत्पीड़न का वर्णन है ना। और ये जो दिल्ली दूर है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम तनाव है। क्या है? हिंदू मुस्लिम तनाव है। दिल्ली दूर है बेटा, क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा हुआ है, और अभी तो वास्तव में बढ़ा हुआ है, अभी तो वास्तव में ही बढ़ा हुआ है। बहुत गलत है वो, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है ना। गली आगे मुड़ती है, अब गली आगे मुड़े तो मुड़ने दे, गली आगे मुड़ती है में कोई विशेष बात नहीं है। एक अगर याद करना चाहो मेरी इच्छा से, शिव के सिर पर क्या है? बोला गुरुजी नीला चांद। एक इनका उपन्यास और है नीला चांद, ये मुझे ट्रिक से याद है इसलिए मैंने आपको बता दिया। शिव के जटाओं में क्या है? नीला चांद है ना। अब देखो शिव कहां है? बोला काशी में। इस नीला चांद में काशी का ही वर्णन है, इस नीला चांद में काशी का ही वर्णन किया गया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा है? राग दरबारी। अब आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा मैं आपको कि ये क्या है। ये व्यंग्य प्रधान उपन्यास है, व्यंग्य प्रधान उपन्यास है, ये याद रख लेना। ठीक है। अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल अंतराल लेकर आता है। अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल अंतराल लेकर आता है, ये है मोहन राकेश का। अब क्या है इसमें? इसमें अंधेरे बंद कमरे की बात बताता हूं। इसमें पात्रों के नाम मुझे याद नहीं है, मैं साफ बताऊं आपको। इसमें क्या है? एक दंपत्ति है, दंपत्ति के टूटते परिवार का वर्णन है कि किस प्रकार छोटी सी बात को लेकर झुकते नहीं हैं और उनका परिवार टूटने लगता है अंधेरे बंद कमरे में, है ना। अंधेरे बंद कमरे में घर की बात घर में और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तो अंधेरे बंद कमरे में यूं मान लीजिए टूटते हैं बिखरते पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। न आने वाला कल, इसके बारे में तो कोई खास मैंने पढ़ा नहीं है, बाकी कुछ खास है ही नहीं इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ा है ना तो वास्तव में नहीं है। अंतराल के बारे में खास जरूर है कि इसमें पुरुष नारी संबंध की जटिलता, संबंधों की जटिलता, एक दूसरे पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और आज के समय में जब इतना ऐसा माहौल हो तो फिर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पुरुष और नारी संबंधों की जटिलता का वर्णन। वे दिन लालटेन की छत, एक चितड़ा सुख, अंतिम अरण्य, रात का रिपोर्टर, ये निर्मल वर्मा के हैं। निर्मल वर्मा कहते हैं कि एक दिन की बात बता रहा हूं, वे दिन उन दिनों की बात है, वे दिन लालटेन की छत हुआ करती थी, उस पर मैं एक चितड़ा सुख सुखाया करता था और अंतिम रूप से अंतिम अरण्य में यानी लास्ट जंगल में रात का रिपोर्टर उस एक चिथड़े सुख को देखने आया था। रात का रिपोर्टर उस एक चिथड़े सुख को देखने के लिए आया था। ये बात कौन कहते हैं? निर्मल वर्मा कहते हैं। कौन कहते हैं? निर्मल वर्मा। अब ये क्या है? वे दिन, ये जो वे दिन है इसमें कोई विशेष नहीं है। वे दिन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं है, बल्कि बहुत इजी है। वे दिन यानी इसमें इस उपन्यास में चेकोस्लोवाकिया, ये अपने आप में अलग ही है, चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है।
वे दिन जब वो चेकोस्लोवाकिया में निवास किया करता था। अब बात करते हैं लाल टीन की छत, है ना। तो ये बहुत गजब उपन्यास है, पता नहीं ऐसे उपन्यास पेपर में पूछते क्यों नहीं है। मतलब इसमें एक किशोरी लड़की, एक किशोरी के युवती बनने, एक किशोरी के युवती बनने के बीच में जो उसकी मनस्थिति होती है, एक किशोरी से युवती बनने के बीच में जो उसकी मनस्थितियां होती है कि उसे बार बार जो है समाज में बचकर चलना पड़ता है, वो जब बाहर निकलती है तो भी उसे ये ध्यान रखना पड़ता है वो बड़ी हो गई है। इस प्रकार की उसकी क्या मनस्थितियां होती होगी, उसे कितना अपने आप को जो है वो अंदर ही अंदर मतलब कंट्रोल करना होता है। ये जो मतलब सोचते हैं तो आप सोच के देख सकते हैं कि अब आप में से ज़्यादातर जो महिला मंडल ही देख रहा है क्लास में, जानता हूं क्योंकि हिंदी में ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं लेडीज़ हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि किशोरी से युवती बनने के बीच जो एक लड़की की मनस्थिति होती है वो किस प्रकार की होती होगी। तो उसका लाल टिन की छत, अब लाल टिन की छत का किशोरी से लड़की बनने कैसे कॉम्बिनेशन बैठता है, बिल्कुल नहीं बैठता है ना। लेकिन आप बिठा सकता हूं, एक किशोरी जब युवती बनने के लिए निकली तो लाल टिन साथ लेकर निकली थी। एक किशोरी जब युवती बनने के लिए निकली तो वो लालटेन साथ लेकर निकली थी, अंधेरे में उसे डर लगता था। ये लो साहब सेट हो गया। एक चिथड़ा सुख की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये एक चिथड़ा सुख है ना, इसमें इस पूरे उपन्यास में कई पात्र हैं और सब पात्रों की अधूरी जिंदगी का वर्णन है। एक चिथड़ा, हर किसी के जीवन में एक चिथड़ा सुख है, सभी की सभी अधूरी जिंदगियों की कहानी है। बात करूं रात का रिपोर्टर, ये रिपोर्टर रात को क्यों आया, दिमाग में एक ही चीज रख लेना, क्योंकि उस दिन आपातकाल था, आपातकाल में बाहर नहीं निकल सकते। आपातकाल में ये जो रिपोर्टर था वो रात को आया था, है ना। और अंतिम अरण्य में कुछ नहीं है, कोई बहादुरगंज नाम की पहाड़ी का वर्णन है, कोई खास नहीं है। रात का रिपोर्टर आपातकाल के समय लिखा गया है। वे दिन चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि है। लालटेन की छत किशोरी के युवती बनने का समय है। और एक चिथड़ा सुख में अधूरी जिंदगियों का वर्णन है। और अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का दंपति के टूटते परिवार का वर्णन। अब बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है पतितों के देश में, है ना। पतितों के देश में इतना याद ही नहीं रहता है, लेकिन याद करना पड़ेगा, रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। बस इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मैं। पतितों के देश में राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है, इसे आप याद रख लेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा सक्सेना। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा सक्सेना, है ना। ये कहते हैं कि सोया हुआ जल, हाँ, ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। प्रतीकात्मक उपन्यास कहते हैं सिने, ऐसा कुछ है, सिनेरियो, जैसे फ्लैशबैक पद्धति होती है ना, ये कोई सिनेरियो पद्धति पर लिखा गया है। जिसमें सिनेरियो पद्धति क्या होती है, जिसमें प्रतीक होते हैं, वास्तविक पात्र नहीं होते, बल्कि उस पात्रों के प्रतीक के रूप में दूसरे ही काम करते हैं। तो प्रतीकात्मक उपन्यास है, इसीलिए मैंने सिनेरियो पद्धति और प्रतीकात्मक आपको दोनों बताया, ठीक है। इसके अलावा आपको एक दो उपन्यास और लिखा देता हूं। महेंद्र भल्ला, आपने नाम सुना होगा, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, ये भी जरूर याद रखना। क्या याद रखोगे, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसलिए हमें याद करने बहुत जरूरी हैं। महेंद्र भल्ला, और नोट्स में तो मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है जो आपको याद करना ही करना पड़े। और इसके अलावा राजेंद्र यादव का भी कोई खास नहीं है। हाँ, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कसप, एक उपन्यास और बता देता हूं आपको, मनोहर श्याम जोशी। अब मैं एक एक ही बताऊंगा क्योंकि इनके मुझे भी ज्यादा, मैंने भी कभी याद नहीं किया। कसब, अब कसब का मतलब क्या होता है, एक कसब उपन्यास है। कसब का मतलब होता है क्या जाने। कसब का मतलब क्या होता है, क्या जाने, मतलब एक, अब है क्या ये, आप कहोगे सर ये क्या है कसब, क्या जाने, मतलब एक नए ढंग से लिखी गई प्रेम कथा, नए ढंग से लिखी प्रेम कथा है कसब। है बहुत अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। एक ऐसे ही देखो, इनके है गजब गजब। एक है क्याप, रेड से लिखता हूं। एक उपन्यास और है, ये तो एक हो गया, एक इनका उपन्यास और है क्याप। अब देखो कसब और क्याप, है ना। अब आप कहोगे सर क्याप क्या है, क्याप का मतलब होता है अजीब,
अजीब जो है क्या आप अब बताओ। अब इसको लेकर इन्होंने एक उपन्यास लिख रखा है। अब है क्या इसमें, कोई कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेसी नेताओं का कुछ वर्णन है, तो किस प्रकार से उनके रिलेशन का वर्णन होगा शायद। बाकी तो मनोज श्याम जोशी के मुझे 2 ही उपन्यास इंपॉर्टेंट लगे, कसप और क्याप। और एक जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी आपको बता देता हूं, कुरु कुरु स्वाहा। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 3, हाँ ये तो पहले ही बता दिया था, 1 2 3 ये मनोज श्याम जोशी का है। कसप, तीनों कस हैं देखो, कसप क्याप कुरु कुरु स्वाहा, ये तीनों चारों उपन्यास जो है वो इन्हीं के हैं। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स है। इसमें है क्या, आधुनिक दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं हैं उनको एक पति कैसे मैनेज करता है उसका वर्णन है एक पति के नोट्स में। महेंद्र भल्ला का ये हो ही गया। और सुरेंद्र वर्मा का तो आपको पढ़ा हुआ ही है, बहुत प्रसिद्ध है, आप में से कई ने तो लिख दिया होगा अब तक। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए। क्या चाहिए, मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बस बहुत है, अब ज़्यादा करोगे तो वो कहते ना कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना, इतना बहुत है। तो शानदार तरीके से ये क्लास भी हुई और आज की क्लास भी अच्छी है, कोई टफ नहीं है, रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप यूं मान लो अरे सर कठिन है, बहुत बड़ी टाइम ज़्यादा लग गया, अब आप कईयों के दिमाग में क्या आता है, सर क्लास छोटी लिया करो, हमारे पास डाटा नहीं है, नेट नहीं है। भाई लाइब्रेरी जाओ, वाईफाई स्टडी करो, मैनेज तो करना पड़ेगा। मैं भी तो यहाँ अगर ज़्यादा खड़ा रहता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा, तो मेरी कमर दर्द नहीं करती, मेरे पैर दर्द नहीं करते। तकलीफ सबको होती है। और देखो वो कहता है ना कि आग में तपकर ही जो है वो निखार आता है। तो आपको तपना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, तब जाके, मरने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वैसे नहीं है, मरने का मतलब है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके सफलता आएगी। लेकिन संघर्ष के बाद जब सफलता मिलेगी ना, तब देखो, एक तो आप मान लो ठंडे स्थान पर हो और आपको आइसक्रीम खिलाई, मज़ा नहीं आएगा। या आपको ठंडे स्थान पर हो, वातावरण ठंडा रहता है और फिर आपको कूलर या एसी में बिठाया, आपको पता ही नहीं चलेगा उस एसी की कीमत क्या है, कूलर की हवा की कीमत क्या है। और बीकानेर की जून की गर्मी, खैर इस बार तो पड़ी नहीं, जून की गर्मी में तप कर बाहर आए पसीने टपकते हुए, और जब कूलर के नीचे आराम मिला, कितना आनंद आता है। ठीक वैसा ही आनंद आएगा जब सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन क्या है, बीकानेर की जून की गर्मी है, तो इस गर्मी का आनंद लीजिए। कैसा गर्मी में आनंद, हाँ, इस संघर्ष का आनंद लीजिए और बढ़िया तैयारी करनी है। आज जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, अगर अब तक आपने नहीं लिया है, जो कह रहे हैं कि सर हम बाद में भी दे सकते हैं, अरे बाद में दे लेना, मैं हटाऊंगा नहीं। टेस्ट आप जब चाहे दे सकते हो। बहुत से बच्चे अभी बाद में जुड़ेंगे, विज्ञप्ति के बाद जुड़ेंगे, उनके लिए भी टेस्ट अपडेट करते रहेंगे, तो वो तब भी ले सकते हैं, वो तब भी लेंगे। टेस्ट सीरीज यही चलेगी, बहुत बढ़िया, इसको अपडेट करते रहेंगे। और जब भी आप ये क्लास देखो, चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, मैं उसे यही कहूंगा कि जो हिंदी संपूर्ण कोर्स नाम से है, इसको मैं यहाँ कोर्स की जगह टेस्ट सीरीज कर दूंगा ताकि कोई डाउट नहीं रहे। तो इसको लें ताकि आपको वास्तव में फायदा मिलेगा, बहुत गजब फायदा मिलेगा। टेस्ट आपको देना है, बाद में और दे लेना, मैं आपको टेस्ट दिला दूंगा, इतने टेस्ट दिलाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत पढ़ लिया, अब तो हमें उंगलियों पे याद है, इतना याद करवा देंगे। इसलिए इस टेस्ट सीरीज को लेवें हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से और बढ़िया तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।